नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अमृत प्रतीक्षा। गर्भवती महिला को घेरकर वे तीन कर रहे थे अजस्त्र अमृत प्रतीक्षा। मगर बंद करके सिंह द्वार सोया था वो महामहिम। चिर निंद्रा में मानो उठकर सोया हो बंद अंधेरी कोठरी के अंदर। एक अव्यक्त नाराजगी। बढ़ रहा था तेजी से हृदय स्पंदन। नाप रहा था स्टेथोस के हृदय की धड़कन। देखो, अचानक पहुंच जाता था पारा रफ्तार 140 धड़कन प्रति मिनट, सीमा अतीत। प्रतीक्षारत वे तीन कर रहे थे अजस्त्र अमृत प्रतीक्षा। बंद थे जैसे विचित्र कैद में। प्रतीक्षा की थकावट ने कर दी उनकी नींदों में भी नींदहीनता। सपनीली नींदों में स्वप्नहीनता। न वे जमीन पर पैर बढ़ा सकते थे, न वे गगन में पंछी बन उड़ सकते थे। प्रतीक्षारत वे तीन कर रहे थे अजस्त्र अमृत प्रतीक्षा कि कब निभुज कोठरी का दरवाजा खोल, मायावी जहर का कैद तोड़, सुबह की धूप की तरह हंसते हंसते वो कहेगा, लो देखो मैं आ गया हूँ। भूल गया मैं सारा गुस्सा, सारा रूठापन, विगत महीनों की असहाय अनियंत्रणा। कब वो घड़ी आएगी जब खत्म होगी वो अजस्त्र अमृत प्रतीक्षा? कब होंगे वे सब मुक्त बंद कैद से? जब होगा वो महामहिम जठर मुक्त? कहीं ऐसा ना हो गर्भवती नारी के साथ साथ उनको भी लेना होगा पुनर्जन्म, एक बार फिर नया जन्म। पारमिता के शरीर से झरने की तरह पसीना बह रहा था। उसकी आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। कुछ देर पहले ही एक नर्स ने उसे जगाकर चली गई। अरे, बेबी कहाँ है? शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर साहब आए हैं, बेबी का चेकअप करेंगे। पर बेबी कहाँ है? उनींदी पारमिता ने आश्चर्यचकित होकर कहा, बेबी? कैसी बेबी? यहाँ तो कोई बेबी नहीं है। अचानक उसे याद आ गया, एक मैडम सुबह उसके पेट को देखकर कह गई थी, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बेबी का आकार छोटा है। हमने शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर को खबर कर दी है, वो यहाँ आकर एक बार बेबी का आकार देख लेंगे। उस चश्मे वाले गंजे डॉक्टर ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक पारमिता के पेट की जांच की। कहने लगे, सचमुच बच्चे का आकार तो छोटा लग रहा है। फिर कुछ सोचते हुए एक पर्ची पर कुछ दवाइयां लिखकर वहां से चले गए। पारमिता ने उस पर्ची को एक चटाई के नीचे संभाल कर रख दिया। उसे आश्चर्य हो रहा था, प्रसव में तो बहुत कम दिन बचे हैं। इतने कम दिनों में पेट के अंदर ही बच्चे का आकार बड़ा कर देंगे ये लोग। जिस प्रकार बच्चों की किताबों में टॉम थम की कहानियों का जिक्र आता है, कहीं वो उसकी तरह तो पैदा नहीं होगा। ऐसे बामन बच्चों को लेकर क्या करेगी? किस प्रकार अपना सारा जीवन यापन करेगी? यही सोचकर पारमिता डर से कांपने लगी थी। क्या वास्तव में उदस्त शिशु का स्पंदन इतने धीमे हैं जैसे कि ये आदमी का बच्चा ना होकर किसी दूसरे प्राणी का बच्चा है? ऐसी ही कई बातें पारमिता ने पहले से ही सुन रखी थी कि किसी किसी को तो विकलांग बच्चे भी पैदा होते हैं। जितना ही इस बारे में वो सोचती, उतना ही वो अनजाने भय से सिहर उठती। न तो उसके पास पार्थ था, ना ही पापा। बाथरूम के पास खाली जगह पर अकेली माँ अपने शरीर को समेट कर सोई हुई थी। अगर पार्थ और पापा में से कोई भी पास में होता तो वो उन्हें डॉक्टर की पर्ची दिखाती तथा दवाइयों के बारे में पूछती। उसे ये बात मंजूर थी कि भले ही उसका बच्चा सुंदर नहीं हो तो भी कोई दुख की बात नहीं है, मगर उसकी हार्दिक मनोकामना थी कि उसके एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो। पारमिता को ऐसा अनुभव हो रहा था कि उसके अंतरतम से शिशु रोदन की एक आवाज सुनाई पड़ रही है, और अगर कुछ समय तक वो अकेली रही तो वो रो पड़ेगी। जितने भी डॉक्टर देखने आए सभी की राय एक ही थी, बेबी का आकार बहुत छोटा है। पारमिता को पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि 5 पाउंड से कम वजन वाले बच्चे पैदा होते ही या तो मर जाते हैं या फिर जल्दी ही किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। वे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते। जिस बच्चे के लिए पारमिता ने इतनी प्रतीक्षा, इतनी पूजा अर्चना और इतनी साधना आराधना की,
आज इस बच्चे के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है। यही सोचकर पारमिता के मन में अपने आत्मीय जनों के प्रति एक खटास सी पैदा हो गई। क्या कर रहे हैं ये सब लोग? आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, अपने लिए या उसके बच्चे के लिए। या तो इन लोगों ने एक दूसरा मुखौटा पहन लिया है, या फिर अपने असली मुखौटे को उतारकर दूसरे प्रकार के आदमी बन गए हैं। जिस पार्थ के साथ वो विगत 4 सालों से गृहस्थ जीवन यापन कर रही थी, वो पार्थ तो ये नहीं लग रहा है जिस मम्मी पापा को बचपन से देखती आई है। क्या यह वही मम्मी पापा हैं? सोने के कुछ समय पहले ही उन लोगों में काफी तेज बहस हुई थी, एक छोटी सी बात पर, वे भी सोने की बात को लेकर। पता नहीं क्यों हर छोटी मोटी बात को लेकर उनके बीच में मतभेद होता रहता है। पारमिता की समझ में नहीं आ रहा था पार्थ का त्याग करना उचित था अथवा मम्मी पापा का। पार्थ का त्याग करना उचित था अथवा मम्मी पापा का। एक छोटी सी खाली जगह के लिए 3-3 जनों की दावेदारी। खाना खाकर पार्थ सबसे पहले उस जगह पर जाकर लेट गया। लेटते ही उनकी आंख लग गई। सचमुच में ऐसे ही उसको नींद आ गई, या वो जानबूझकर वहां सोए थे। पार्थ का इतना लंबा चौड़ा शरीर, ऊपर से सूटकेस, बास्केट, सुराही, टिफिन, कैरियर आदि, फिर कहाँ से बचती खुली जगह? चाहती तो मम्मी पार्थ को प्यार से समझा बुझाकर वहां से उठा सकती थी, मगर उनका इस तरह सोना मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। जैसे ही पापा बाथरूम से निकले, वो बोलने लगी, देखिए मेरी पान की डिबिया उधर पड़ी है, और दामाद जी तो यहाँ हर समय ऐसे सोए रहते हैं कि चाहने से भी पान की डिबिया नहीं ला पा रही हूँ। और दामाद जी तो यहाँ हर समय ऐसे सोए रहते हैं कि चाहने से भी पान की डिबिया नहीं ला पा रही हूँ। खाना खाने के बाद कब से इच्छा हो रही है कि पान की एक बीड़ा खा लूं, पर दामाद जी तो। पापा ने मुंह पर उंगली रखी। श्श्श कहते हुए मम्मी को चुप करने का संकेत किया। पारमिता ने झुककर पान की डिब्बी उठाई, पार्थ को थोड़ा सरक कर बोलने लगी, अभी तक सो रहे हो? पापा 8 किलोमीटर दूर से साइकिल पर जाकर हमारे लिए खाना लाते हैं। क्या उनको थकान नहीं लगती? क्या उन्हें आराम की जरूरत नहीं है? थोड़ा उधर सरकिए। और कहाँ सरकूंगा? पूरा तो बेड के नीचे घुस गया हूँ। नींद में ही बड़बड़ाने लगा था पार्थ। पापा का नाम सुनते ही पार्थ झट से उठ गया था और चिल्लाकर कहने लगा, मैं तो सोने नीचे जा रहा था। क्यों मुझे मना कर रही थी? आप ही तो बोल रहे थे नीचे तो बैठने के लिए भी जगह नहीं है। तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं नीचे बैठूं या बाहर घूमूं? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? दोपहर घूमने फिरने का समय है। गुस्सा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? नीचे नहीं जा सकता, बाहर भी नहीं घूम सकता, यहाँ सो भी नहीं सकता, तब और क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहिए। पापा बेडशीट और तकिया अपने साथ ले जाते हुए बोले, तुम शांति से सो जाओ बेटा, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। मैं जा रहा हूँ ऊपर वाली मंजिल में, वहां बढ़िया हवा आती है, वहां जाकर सो जाऊंगा, चिंता मत करो। आप यहाँ सोइए, मैं नीचे जा रहा हूँ। ऊपर और कहाँ सो पाएंगे? वहां तो इमारत बनने का काम चल रहा है, सीमेंट के बोरे पड़े हैं, सारा फर्श धूल से अंटा पड़ा है, और कामगार व मिस्त्री लोगों के काम करने की खटपट की आवाज से परेशान हो जाओगे। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तुम आराम से यहाँ सो जाओ बेटा। ये कहते हुए पापा बेडशीट और तकिया लेकर बाहर चले गए। उनको बाहर जाता देख पार्थ मुंह फुलाकर नीचे चला गया। पारमिता का मन दोनों पार्थ और पापा के लिए दुखी हो रहा था। उसको लग रहा था कि ऊपरी मंजिल जहाँ काम चल रहा है केवल छत ही बनी होगी। जमीन पर बेडशीट बिछाकर धूल भरे माहौल में बूढ़े पिताजी सोते हुए बार बार करवटें बदल रहे होंगे। 2 घंटे से किस प्रकार असहनीय तकलीफ सही होगी। उधर शायद नीचे पार्थ को भी थोड़ी सी जगह नहीं मिली होगी। वो इस भरी दोपहरी में तपती धूप के अंदर यहाँ वहाँ भटक रहे होंगे, या फिर नर्सिंग होम के दरवाजे के सहारे खड़े होकर सिगरेट पी रहे होंगे। वहीं नजदीक में एक नेपाली दरबान स्टूल पर बैठे बैठे अपनी झपकी लगा रहा था। उसका मन बार बार उसके लिए कराह रहा था कि एक बार ऊपर जाकर पापा को देख आएं और एक बार नीचे जाकर पार्थ को, मगर क्या करे, उसके लिए सीढ़ी चढ़ना उतरना मना है। इतना कुछ घटित होने के बावजूद भी जैसे कुछ भी घटना नहीं घटी हो। माँ अनजान सी बनकर पान बना रही थी। उन दोनों के जाने के बाद पास वाले बेड में सो रही पारमिता ही
हम उम्र जयंती को देखकर वो बोलने लगी थी। इतना गुस्सा किस बात के लिए? बोलो तो बेटी, हम लोग उनकी पत्नी और बच्चे के लिए यहाँ पड़े हुए हैं या नहीं? सच बता रही हूँ, उनके तेवर देखकर मुझे यहाँ रहने का कतई मन नहीं हो रहा है। लेकिन बेटी को इस हालात में छोड़कर घर जाने से लोग क्या कहेंगे? पारमिता की तरफ देखकर फिर जयंती को बोलने लगी। माँ मंगला देवी को नमन करती हूँ कि कितनी जल्दी मेरी बेटी को बच्चा हो जाए। पारमिता की तरफ देखकर जयंती हंसने लगी। ये समस्या तो उसके साथ भी थी। बहुत सारे डॉक्टरों व अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद वो यहाँ पहुंची थी। उसने ऑपरेशन तो पहले भी नहीं करवाया था। जयंती की फैलोपियन ट्यूब में श्लेष्मा बनने की बीमारी थी, इसलिए शादी के 12 साल गुजर जाने के बाद भी मातृत्व सुख से वो वंचित थी। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के किसी भूभाग में अकाल तो किसी भूभाग में हरियाली ही हरियाली। जयंती की माँ एक दिन बता रही थी, घर में खेती बाड़ी है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, मगर उपभोग करने वाला कोई वारिस नहीं है। बेटी की यही चिंता मुझे ज्यादा खाए जाती है। यही कारण है मैं अपना घर बार छोड़कर यहाँ पड़ी हुई हूँ। इसके पापा सब डिविजनल ऑफिसर हैं, उनके पास तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। मेरा बेटा ब्रह्मापुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। उसने हमें इस नर्सिंग होम में भर्ती करवाया है। उसको बीच बीच में फोन करने के लिए कहा था। इससे बढ़कर और मैं क्या करूंगी? अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरा दामाद कुछ भी नहीं कर पाएगा। देख नहीं रहे हो दामाद कैसे बेचैन हो रहे हैं? बेटे का एक दोस्त इस नर्सिंग होम में काम करता है, इसलिए ध्यान रखने के लिए बेटा उसको हमारे बारे में बता कर गया है। पारमिता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि जयंती की माँ अपने दामाद को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। छोटी मोटी हर बात पर टोकती रहती है, और अलग 2-4 लोग मौजूद हो तो कहना ही क्या। ताने पर ताना मारकर दामाद की खिल्ली उड़ाती है। इतना अपमानित करने के पीछे एक ही कारण है, जयंती का पति पढ़ा लिखा नहीं है, वो केवल खेती बाड़ी करता है। चूंकि जयंती का रंग काला था, अतः उसकी शादी में कोई अड़चनें आ रही थी। कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई थी कि उसकी शादी इस लड़के के साथ करवा दी गई। दामाद के पास वैसे तो बहुत सारे खेत खलियान हैं, मगर जयंती के पिताजी के समान अच्छे ओहदे वाले नहीं हैं। यही सोचकर जयंती की माँ उनको बार बार नीचा दिखाती थी। कभी कभी तो जयंती अपमान के इन घूंटों को चुपचाप पी जाती थी, पर कभी कभी बर्दाश्त से बाहर होने पर वो अकेले बैठकर रोने लगती थी। ये देखकर पारमिता का मन बड़ा दुखी हो जाता था। एक बार उसने जयंती को समझाया भी था, ये कहकर, खासकर इन फालतू बातों को लेकर आपका रोना धोना ठीक नहीं। आप तो खुद बड़ी समझदार औरत हैं, इतना संवेदनशील होने से चलेगा? ऊपर से आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नीचे जो 2 टांके लगे हुए हैं वे भी पक गए हैं, उनमें सेप्टिक हो गया है। उस दिन डॉक्टर भी बता रहे थे कि धीरे धीरे ये रोग शरीर के दूसरे हिस्से में फैल रहा है। इस हालत में रोने धोने से घाव भरने में भी परेशानी होगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना बाल बच्चा और ना ही कोई घर बार। रोते रोते बोलने लगी थी जयंती। अभी तक तो मेरा कोई बच्चा नहीं है, और आगे नहीं होता तो क्या होगा? नहीं होगा। दूसरी बात, मैं कितने साल और जिंदा रहूंगी? जब एक चीज का अभाव है तब इतनी सारी बातें सुननी पड़ती हैं, इतना कुछ सहन करना पड़ता है। माँ के मन में जब जो कुछ आता है बकती जाती हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ तथा इनकी बेटी हूँ, इसलिए ये दोनों ही मुझ पर जितना चाहे उतना गुस्सा निकाल सकते हैं। पारमिता इस बात को समझ नहीं पाती थी कि इंसान इंसान के बीच आत्मीयता की इतनी कमी क्यों है। मानो सभी ने अपनी मर्जी से स्वतंत्र जीवन जीना स्वीकार कर लिया हो, तथा उनके बीच में संदेह, अविश्वास और नफरत के कुहासे की अटूट दीवार खड़ी हो गई हो। इस पार से उस पार किसी को कुछ भी नहीं दिखता है। जयंती से पहले इस बेड पर हेमा बेहरा भर्ती थी। वो पूरी अनपढ़ और देहाती औरत थी। उसके पास परिचारक के तौर पर उसके पति साथ थे, जो कलकत्ता की किसी जूट मिल में कैजुअल कामगार के रूप में काम करते थे। उन पति पत्नी के बीच पारमिता ने अप्रेम, अविश्वास और संदेह की दीवार का अनुमान कर लिया था। हेमा बेहरा के पहले इस बिस्तर पर एक अधेड़ उम्र की वृद्धा औरत भर्ती थी, और परिचारक के रूप में साथ थे उनके पति, जो कुछ ही दिनों में नौकरी से रिटायर भी होने वाले थे। उनका एक बेटा भुवनेश्वर में बड़ा ऑफिसर था। दोनों बूढ़े बूढ़ी का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। एक उत्तर चलता था तो दूसरा दक्षिण, मगर गृहस्थ धर्म में बंधे हुए थे। उनका अपना खून, उनका बेटा, उन लोगों से कटा कटा रहता था।
पारमिता कई दिनों से इस बात पर गौर कर रही थी। जितने भी लोग इस केबिन में आए जाते समय एक आत्मीयता के बंधन में बंधे हुए थे, परंतु इस छोटे से कमरे में 10 फुट गुणे 12 फुट के आकार के आधे भाग में साथ साथ रहने के कुछ ही दिनों के बाद उसमें एक वैर भाव जागृत हो जाता था। एक दूसरे को सहन न कर पाने की बात सारी सीमाएं लांघ जाती थी। तब वो ये समझ नहीं पाती थी कि सच में कौन सा रिश्ता अच्छा है, केबिन में आते समय का प्रेम भरा रिश्ता अथवा केबिन में रहते समय रिश्तों के जिन रूपों को पारमिता ने देखा वे रिश्ते। उस बूढ़ी औरत का एपिसिटोमी का ऑपरेशन हुआ था। पारमिता जिस दिन इस नर्सिंग होम में भर्ती हुई थी, अपना सामान, सूटकेस, बास्केट आदि केबिन में लाते समय उस अधमरी अवस्था में पड़ी हुई बूढ़ी को देखा था। एक हाथ में सलाइन लगा हुआ था, जिसको पकड़कर उसके पति एक फोल्डिंग चेयर में बैठे हुए थे। उसे कुछ ही देर पहले ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया था। पास में न सगे संबंधियों की भीड़ थी, न ही किसी को कोई जल्दी या जल्दबाजी थी। बेटे को छोड़कर उन बूढ़ा बूढ़ी के पास कोई भी मिलने वाला नहीं आता था। सुबह कच्चे नारियल का पानी, बिस्कुट तथा दिन में 11 बजे किसी तय होटल से खाना लेकर उसका बूढ़ा पति आता था। दिन में 3 बजे हॉर्लिक्स तथा रात को खाने को 2 रोटी दी जाती थी बूढ़ी को। इस प्रकार उनके दिन रात कट रहे थे। पारमिता को हैरानी होती थी, ऑपरेशन होने के 6-7 दिन बाद भी उस वृद्धा औरत का हाल चाल पूछने कोई नहीं आया। एक बार उनकी बहू जरूर आई थी, दोपहर के समय में उनको देखने। केवल 30-35 मिनट रुकी और लौट गई। जाते समय उसका मूड उखड़ा हुआ था। पारमिता इसके लिए अपने मम्मी पापा को दोषी मान रही थी। बहुत ही मामूली सी घटना थी। जब वो पारमिता के साथ बात कर रही थी, तब बुढ़िया को खूब जोर से पेशाब लगा था। वो अपने बिस्तर से उतरकर जमीन पर केचुए की तरह रेंगती रेंगती बाथरूम की तरफ जा रही थी। बूढ़ी का बिस्तर से उतरना, रेंगते हुए बाथरूम की तरफ जाना और फिर बिस्तर पर चढ़ना, ये सभी दृश्य पापा की नजरों में आ गए। पता नहीं क्यों अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। बहू की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगे, बेटी तुम भी जाओ उनके साथ, बूढ़ी हैं, कहीं गिर ना जाएं। बहू रुमाल से खुद को हवा देते हुए बोली, वो अपना काम खुद कर लेती हैं, उन्हें सहारा देने की कोई जरूरत नहीं है। माँ से भी नहीं रहा गया, वो तुरंत बोल पड़ी, तब दूसरा समय था, अब दूसरा समय है, उनकी तबीयत खराब है ना। बहू बिना कुछ बोले उठकर बाथरूम में अंदर चली गई। सास के अंदर से बाहर आने के बाद वो ससुर को बिना मिले ही लौट गई। बूढ़े के आने के बाद पारमिता के पापा इस बात को जितना बल देकर कह रहे थे, परंतु बूढ़ा बूढ़ी दोनों इस विषय पर कुछ भी रुचि नहीं दिखा रहे थे। ये बात देखकर पारमिता को ऐसा लग रहा था मानो जीवन के इस मोड़ पर उनके पास बोलने के लिए कुछ भी शब्द नहीं थे, क्योंकि जीवन के इस कड़वे सत्य को उन्होंने यथार्थ रूप में स्वीकार कर लिया था तथा आगे सुधार हो इस बारे में वे कुछ भी उम्मीद पाले हुए नहीं थे। एक दिन पारमिता चुपचाप बैठकर शून्य को निहार रही थी। उस बूढ़े आदमी ने फोल्डिंग चेयर में बैठकर दोनों टांगों को ऊपर की तरफ उठा लिया था। सीलिंग फैन की तरफ अपलक देखते हुए वो बोल रहा था, बेटी समझी, मैं वृंदावन जा रहा था, पर अब कहाँ जाऊंगा, आधे रास्ते में यहीं पर अटक गया हूँ। पता नहीं क्या पाप किए थे मैंने, इस उम्र में भी वृंदावन जाने का संयोग नहीं बन पा रहा है। बुढ़िया नींद में थी। पारमिता के पापा दोपहर को खाना लाने बुआ के घर गए हुए थे। माँ पास के केबिन में किसी के साथ बातचीत कर रही थी। इधर वो बूढ़ा कहता ही जा रहा था, बेटी मैं रिटायर हो गया हूँ, बहुत दिनों तक मैंने नौकरी कर ली, कहीं पर भी जाना आना नहीं कर पाया। कभी कभार छुट्टी मिलने पर पूरी तीर्थ की तरफ जाता था। मन में बहुत बड़ी इच्छा थी कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं एक बार वृंदावन जरूर जाऊंगा। यही तो एकमात्र इच्छा थी बेटी। जब मैं वृंदावन जाने की तैयारी कर रहा था, तब ये बूढ़ी कहने लगी कि वृंदावन जाने से पहले बहू बेटा को मिलते हुए जाना, बेटे को मेरे कमर के दर्द के बारे में बताना, ताकि वो मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देगा। यही सोचकर मैं भुवनेश्वर आया था और देखो यहाँ अटक कर रह गया। बेटा कहने लगा,
जब तक मैं माँ को किसी डॉक्टर से नहीं दिखा लेता हूँ, आप मत जाइएगा। आप पहले उन्हें गांव में छोड़कर फिर जहाँ जाना हो वहाँ चले जाना। देख रही हो बेटी, मेरा ये वृंदावन। उस बूढ़ी की इन बातों में बेटे के लिए उतनी नहीं जितनी बुढ़िया के लिए विरकित मालूम पड़ती थी। मानो बूढ़ी एक केकड़ा हो जिसने उनके पांव को जोर से जकड़ लिया हो। उनके लिए एक दूसरे से अलग होना तभी संभव है जब उसमें से कोई एक मर नहीं जाता। एक दिन बूढ़ी रात को 10 बजे अपने बिस्तर से झुक झुक कर चली गई थी। भुवनेश्वर से उनका बेटा कार लेकर लेने आया था। बूढ़ा बूढ़ी जितने भी दिन यहाँ भर्ती थे, बेटा मिलने केवल 2 ही बार आया था, वो भी इसी रात की तरह 9-10 बजे के समय। बहुत हड़बड़ी में रहता था और कुछ कहते हुए चला जाता था। बैठकर भी नहीं, खड़े खड़े बातें करता था। कैसी हो? वृद्धा माँ इससे पहले कुछ उत्तर देती, वो अपने बुजुर्ग पिता की तरफ देखते हुए बोलने लगता था। पापा, डॉक्टर ने दवाई लिखी है, लाना है तो पर्ची दो, मैं लेकर आता हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ा शेल्फ से पर्ची ढूंढना शुरू कर देता और बुढ़िया रोते रोते नाक में बोलती, मेरे प्यारे बेटे, क्यों तुमने मुझे अपना खून दिया? मेरे बेटे के शरीर से कितना खून मैंने ले लिया। मुझे अब जिंदा रह के क्या करना है? मैं तो अब मर जाऊंगी। आह, मेरे बेटे के शरीर से इतना खून ले लिया मैंने। बुढ़िया भावुक होकर अपने बेटे का हाथ छूने की कोशिश करने लगी। तभी बूढ़े ने शेल्फ से खोजकर वो पर्ची निकालकर बेटे को थमा दी। बेटा कहने लगा था, बस आधे घंटे में सारी दवाइयाँ ले आता हूँ। ये कहते हुए वो आंधी की तरह निकल जाता था। पारमिता को ये सब किसी उद्भट नाटक के दृश्य लगते। ऐसा लगने के पीछे एक कारण ये भी था, वोल्टेज की कमी की वजह से कमरे की ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, इसलिए शाम होते ही ये लोग बेड लैंप जला लेते थे। जैसे ही बेटा आता था, वो ट्यूबलाइट ऑन कर लेता था। उस ट्यूबलाइट की मध्यम टिमटिमाहट में बेटा किसी रंगमंच के पौराणिक उद्भट नाटक के पात्र की तरह चित्र विचित्र रहस्यमयी भाव भंगिमा युक्त दिखाई देता था और कमरे के सारे दृश्य रंगारंग प्रोग्राम की तरह। नर्सिंग होम से डिस्चार्ज होने वाले दिन वो वृद्धा आदमी भोर से जल्दी उठ गया था। उठते ही अपनी दैनिक दिनचर्या से निर्वित होकर उसने अपने ललाट पर चंदन का टीका लगाया। बेड व शेल्फ के आसपास उपयोग में लाई हुई दवाइयों के जितने खाली डिब्बे थे, उन सबको पास में रखी हुई कचरे के पेटी में डालकर अपना बक्सा व बेडिंग तैयार किया। वृद्धा ने भी तैयार होकर एक सुंदर सी साड़ी पहन ली, फिर बाल कंघी कर अपने हाथ से मांग से सिंदूर भर लिया। इसके बाद मुख में इलायची के 2 दाने डालकर अपने बिस्तर पर सज धज कर बैठ गई। लेडी डॉक्टर के राउंड पर जाने से पूर्व ही बूढ़े ने ऑफिस में जाकर नर्सिंग होम के खर्चे का भुगतान कर दिया। लेडी डॉक्टर ने बुढ़िया को चेकअप के बाद वहां से डिस्चार्ज होने की अनुमति दे दी। अब दोनों बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो ये कहकर गया था कि 9-10 बजे वो कार लेकर उनको लेने आएगा। प्रतीक्षा करते करते 10 बज गए, फिर 11, फिर 12, मगर बेटा नहीं आया था। जैसे ही 12 बजे, वैसे ही एक नर्स और उसके पीछे स्ट्रेचर पर सलाइन लगा हुआ एक अधमरे रोगी के साथ उस रूम में घुस गए, मगर वे लोग बिस्तर के पास पहुंचते ही रुक गए। ए मौसी, उठ उठ बोलकर वो नर्स चिल्लाने लगी। बिस्तर से उठने में बुढ़िया को जैसे कष्ट हो रहा हो। देखकर नर्स गुस्से में बोलने लगी, जल्दी उठना, कैसे अजीब लोग हैं ये। सुबह से डिस्चार्ज हो गया है, परंतु अभी तक बिस्तर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जा रही हूँ बेटी, जा रही हूँ। बुढ़िया असमंजस की स्थिति में थी, समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ जाए। इस बीच रोगी के साथ वाले सगे संबंधी लोग भी वहां पहुंच गए थे। पारमिता के पापा ने उन्हें अपने पास बुलाया। उनको वहां मात्र 2.5 फुट गुना 3 फुट की जगह मिली थी। इतनी कम जगह में बुढ़िया पापा के पास दीवार के सहारे सटकर बैठ गई थी, जबकि बूढ़ा नीचे उतरकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहा था। जब लौटकर रूम में आया तो बूढ़ी को इस तरफ बैठा देखकर बहुत दुखी हो गया। क्या करेंगे जी, मैं बेटे के पास चला जाऊं क्या? इतनी देर क्यों हो गई उसे? अगर अभी मैं भुवनेश्वर जाता हूं तो शाम तक गाड़ी लेकर लौट आऊंगा। ये कहते कहते बूढ़े ने अपनी बची हुई दवाइयों के डिब्बे, बेंडिंग व बक्सा सभी लाकर पारमिता के पास खाली छोटी सी जगह पर एक के ऊपर एक रख दिए। वो जरूर आएगा, आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? बुढ़िया ने कहा। आएगा, और कब आएगा?
झुंझला कर बोला बूढ़ा। 12:30 बजने जा रहे हैं। फिर कुछ सोचकर उसने अपना बंद पैकिंग खोला तथा टिफिन कैरियर बाहर निकाला। सुबह सुबह घर चले जाएंगे सोचकर मैंने कल से होटल में खाने का ऑर्डर भी कैंसिल करवा दिया था। अब तेल मसाले वाला खाना खाना पड़ेगा। ना तो वो बूढ़ा भुवनेश्वर जा पाया था, ना ही केबिन में शांति से बैठ पाया था, केवल ऊपर नीचे हो रहा था। शाम हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वृद्ध दंपत्ति के शरीर के प्राण निकल गए हों और बची रह गई हो जैसे 2 प्रेतात्माएं, 2 मूक अस्थि पंजर और मात्र 2 अस्तित्व। बेटा हर बार की तरह रात को 10 बजे आया था। उसे अपनी गलती के लिए जरा सा भी पछतावा नहीं था। ऐसा बर्ताव करने लगा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। चलो चलिए, सब सामान तैयार है। उस बुढ़िया के बिस्तर पर जो मरीज लाया गया था वो थी हेमा बेहरा, एक देहाती औरत। पारमिता के साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही बेताब, परंतु उसकी कुत्सित हंसी और लगातार बकबक करने की आदत देखकर पारमिता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ये बात हेमा बेहरा की समझ में अच्छी तरह से आ गई थी। वो बोलने लगी, मेरे पास बहुत सारे जेवरात हैं। आप जिस तरह से मुझे देख रही हो वैसी मैं नहीं हूँ। जब सारा जेवर पहन लूंगी तो एक सुंदर रानी की तरह दिखूंगी। इस बात को बार बार दोहराती थी वो। पारमिता उनकी इन बातों को सुनकर चौंक गई। इस औरत की आंखें क्या एक्स किरणें से भी ज्यादा भेदक क्षमता वाली हैं, जो बखूबी किसी के भी मन की बातें पढ़ लेती है। जरूर ही इस औरत ने दीर्घ एकाकी जीवन जिया होगा। यही वजह हो सकती है कि एकाकीपन ने उसे इतना संवेदनशील बना दिया कि पलक झपकते ही वो हवा की गंध, पानी का रंग और किसी के दिल की व्यथा सब कुछ पढ़ लेती है। कैसे उसने एक ही निगाह में पारमिता की नफरत को पढ़ लिया था। हेमा बेहरा की बातचीत से पता चलता था कि वो अपने पति से संतुष्ट नहीं थी। बातों बातों में उसकी शिकायत करती रहती थी। जब से उसे होश आया था तब से वो अपने पति को गालियां दिए जा रही थी, जबकि उसका पति दिखने में बड़ा ही भद्र व सहनशील स्वभाव का दिख रहा था। अपनी पत्नी की हर प्रकार की बातें मान लेता था, यहाँ तक कि कई बार तो वो उसकी बेतुकी बातों को भी सहन कर लेता था। फिलहाल उसका ऑपरेशन हुए एक ही दिन बीता था। वो मछली भात खाने की जिद करने लगी। उसके पति ने नर्स और नर्सिंग स्टाफ की आंखों में धूल झोंक कर उसके लिए मछली भात का प्रबंध किया। उसने एक दिन पारमिता की मम्मी से भी कहा था, मौसी, मैं उसको कुछ भी नहीं कहता हूँ, उसके जो मन में आए वो करे। बचपन से ही उसके माँ बाप नहीं हैं, इसलिए मैं कभी भी इसको डांट फटकार नहीं सकता हूँ। 5 बीघा जमीन भी इसके नाम करवा दी, एक बड़ा सा घर भी बनवा दिया है, सोने चांदी के जेवर भी तैयार करवा दिए हैं। भगवान की दया से उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मौसी, सब कुछ है हमारे पास, मगर बच्चा नहीं है। शादी हुए कितने साल हो गए हैं? 16 साल। जानती हो मौसी, मैं बच्चे के लिए और आशा नहीं रखता हूँ, पर पता नहीं कैसे उसको मिर्गी का रोग लग गया, जो कि वो निपट अकेली रहती है। मिर्गी का दौरा पड़ने से कब क्या हो जाए, यही सोचकर बीच बीच में डॉक्टर के पास दिखलाने के लिए ले आता हूँ, परंतु इसका यहाँ आने का मन बिल्कुल नहीं था। हाँ, कितना झूठ बोलते हो, तुम्हारा मन था? 10 चिट्ठी लिखने के बाद तो तुम आए हो, वो भी मानो मुझ पर एहसान कर दिया हो। हाँ, मुझे क्या हो जाता? जैसे ही यहाँ से घर जाऊंगी, बढ़िया खाना बनाऊंगी, खाऊंगी पीऊंगी और मजे करूंगी। किसके लिए बचाऊंगी? कौन सा मेरा वारिस है और कौन है जो खाएगा? ये तो कलकत्ता चले जाएंगे, मैं तो इनके दूसरे भाइयों से अलग रहती हूँ। धीरे से फुसफुसाते हुए बोलने लगी, जानती हो, ये दूसरी शादी करना चाहते हैं, एक लड़की भी देख चुके हैं, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए मुझे यहाँ ले आते हैं। हाँ, मेरे पास तो बहुत सारे जेवर हैं, खेत बाड़ी है, घर द्वार है, और मुझे क्या चाहिए? मुझे और किसी सामान की जरूरत है क्या? पारमिता कहने लगी, हाँ, सब कुछ तो है, और क्या चाहिए? कहते कहते ये बात पारमिता के हृदय में अटक गई। क्या कोई इंसान अपनी जिंदगी में केवल ये सब चीजें चाहता है? सिर्फ यही सब? अगर पारमिता को ये सब चीजें मिल जाती तो क्या वो खुश रहती? विशाल दिलवाली होने के बावजूद भी पारमिता को सब कुछ सूना सूना लग रहा था। उसके जीवन और उस औरत की सभी संभावनाएं धूमिल होती नजर आ रही थी। तभी तो इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही थी। कैलेंडर के सभी पन्नों को फाड़कर मैं खड़ी हूँ, मुहूर्तों की सलाखों के पीछे बंदी बन। समयहीन हो गई हूँ। मेरे सामने हो तुम, जागरण में, नींद में, सुख में, दुख में, मगर भीषण ताप से
पसीना बहा जा रहा है। इस शरीर से, दिल से जाग उठी एक प्रचंड प्यास मेरे सामने वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ मानो कुछ भी नहीं है। सन क्लिनिक, कटक, भारत, पृथ्वी, ग्रह, तारा, आकाश मानो कुछ भी नहीं है। सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो और मैं हूं, मुहूर्तों की सलाखों के पीछे बंदी बन समवहीन हो गई हूं, पर भीषण ताप से पसीना बहा जा रहा है। इस शरीर से दिल में जाग उठी है एक प्रचंड प्यास। हमें याद नहीं है सन क्लिनिक, तुलसीपुर, कटक शहर याद नहीं है, बादाम बाड़ी बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड भूल गए हैं। दौल मुंडाई से लस्सी की दुकान पर घंटों घंटों कतारों में खड़ा रहना याद नहीं है। दोपहर के शो में आर्ट फिल्मों को देखना भूल गए हैं। विनोद विहारी में प्रकाशक लोगों के कृतकृत्य होने का छद्रूप हमें याद नहीं है। किसी जन्म में कोयला खदान में एक नीड़ बनाने के खेल में रमना, एक लकड़हारे की तरह चावल लेकर लौट आता था पार्थ जंगल नुमा बाजार से, और पारमिता किसी पहाड़ की तलहटी के नीचे बैठकर अपनी छोटी सी सपन कुटिया को सुबह गोबर से लीप पोत कर, सांझ को घी का दिया जलाकर, शंख ध्वनि कर ईश्वर को याद करती थी। हमें याद नहीं वो हमारा जीवन, वो हमारा जन्म। अब मैं मुहूर्तों की सलाखों के पीछे बंदी बनी बैठी हूँ, परंतु समयहीन होकर मेरे सामने केवल तुम हो। मेरे सामने चराचर जगत कुछ भी नहीं है। फिर भी भीषण ताप से मेरा शरीर पसीने से तरबतर होता जा रहा है। दिल में एक प्रचंड प्यास जाग उठी है। कैलेंडर के सारे पन्ने शैवाली फूल की पंखुड़ियों की तरह गिर गए हैं, समयहीनता की तेज धूप पाकर। इसी दौरान पारमिता को 2-3 बार आभासी दर्द हो गया था। दर्द से कमर, पीठ, हाथ पैर सब टूटते नजर आ रहे थे। पारमिता मुख बंद कर इस यंत्रणा को सहन कर रही थी, साथ ही साथ किसी के आने की प्रतीक्षा में उल्लासित भी हो रही थी, मानो लंबे अरसे के बाद स्थिर जलाशय में एक तरंग उठी हो। सब कोई तैयार हो जाते थे, सारे प्रोग्राम कैंसिल कर देते थे, बचे कुचे काम जल्दी जल्दी निपटा लेते थे, फिर केवल बैठे रह जाते थे पारमिता के होने वाले बच्चे का इंतजार में। उसको चारों तरफ से घेर कर बैठ जाते थे। कभी कभी नर्स को पहले से ही बोलकर रखते थे, तो कभी डॉक्टर 2 उंगलियों से जांच कर जाते थे, ये कहकर अगर और दर्द बढ़ेगा तो खबर करना। मगर 3-4 घंटे के बाद दर्द समाप्त हो जाता। दर्द क्या, आभासी दर्द क्या, कुछ भी पता नहीं था पारमिता को। इसका मतलब शायद आभासी दर्द में दर्द का कोई भी महत्व नहीं है। सभी लोग तो यही बात कहते थे। उसने सुन रखा था कि इस दुनिया में प्रसव पीड़ा से बढ़कर कोई दूसरी पीड़ा नहीं है। एक दिन डॉक्टर ने भी यही बात बताई थी। यही कारण है कि आजकल की लड़कियां प्रसव शूल झेलना नहीं चाहती हैं, अतः सिजेरियन अधिक पसंद करती हैं। लेकिन पारमिता सिजेरियन के लिए राजी नहीं थी। पारमिता ही नहीं, उसके घर का कोई भी सदस्य नहीं चाहता था कि पारमिता का सिजेरियन बच्चा पैदा हो। अभी कुछ दिन और शेष थे, कुछ दिन और प्रतीक्षा की जा सकती थी। डॉक्टर के मुंह से एक बार सिजेरियन शब्द सुनकर पारमिता फिर कभी शांति से नहीं बैठ पाई। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि जरूर ही डॉक्टर सिजेरियन से उसका बच्चा पैदा करेंगे। हर दिन जब भी वो डिलीवरी तालिका देखती थी तो इस बात को जरूर चेक करती थी कि कितने सिजेरियन बच्चे पैदा हुए हैं तो कितने बच्चे सामान्य प्रसव से। वो मानसिक तौर पर इतनी डर चुकी थी कि जब भी कोई डॉक्टर राउंड पर आता था उससे अपने बच्चे की स्थिति तथा आकार के बारे में जरूर सवाल पूछ बैठती थी। आगे ये भी पूछने से नहीं चूकती थी, डॉक्टर जब बेबी का आकार इतना छोटा है तो सिजेरियन की क्या जरूरत है? किस किस अवस्था में सिजेरियन की जरूरत पड़ती है? सिजेरियन करने के कितने दिन पूर्व आप इस बात का फैसला करते हैं? पारमिता के इन सवालों का जवाब देती थी डॉक्टर, परंतु कोई कोई डॉक्टर ये भी कह देते थे कि आप बहुत जल्दी ही नर्वस हो जाती हो। सिजेरियन तो छोटा सा ऑपरेशन है, इसके अलावा आपके तो अभी और दिन बाकी हैं, इसलिए प्रोफेसर साहब आपकी शारीरिक व मानसिक अवस्था देखकर ही निर्णय लेंगे। आप किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए। पारमिता अब तक प्रत्येक रूम का चक्कर काट चुकी थी। कोई भी सिजेरियन केस सामने आने से सिजेरियन होने के कारणों के बारे में जरूर पूछती।
कभी कभी नर्सिंग होम के प्रबंधन को उसके लिए दायी मानती। पैसों के लिए डॉक्टर लोग कई केस जानबूझकर सिजेरियन कर देते हैं। पारमिता दिल से कभी सिजेरियन नहीं चाहती थी, परंतु सामान्य प्रसव के लिए भी उसका धैर्य नहीं था। यहाँ भर्ती होने से पहले उसने क्या क्या सोच रखा था। उसे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि यहाँ आने के बाद इतना कष्ट भोगना पड़ेगा। सारी रातें स्वप्नहीन हो जाएंगी। वो तो सिर्फ उस दिन अपने साधारण चेकअप के लिए यहाँ आई थी। चेकअप करने के बाद डॉक्टर पार्थ से बोले थे, देखिए, इनके लिए बार बार बस में आना जाना सुरक्षित नहीं है। बेहतर यही रहेगा कि कटक में ही रुक जाइए। कटक में रहने के लिए ऐसी तो कोई सुविधाजनक जगह हमारे लिए नहीं है। हमारा कोई नजदीकी रिश्तेदार भी यहाँ नहीं रहता जिसके घर पर 1-2 महीने के लिए रुका जा सके। अभी से कटक में रहना पड़ेगा डॉक्टर, पार्थ ने कहा। रहना ना रहना तो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। मेरा तो फर्ज था ये बताना कि ये कोई मामूली डिलीवरी केस नहीं है, बहुत ही जटिल केस है, अन्यथा मैं आपको यहाँ रुकने के लिए क्यों कहता। हमारे लिए भी ये एक नया एक्सपेरिमेंटल केस है। पर्ची पर कुछ लिखते हुए डॉक्टर ने कहा था। 3 साल के बांझपन के बाद पारमिता का ये पहला गर्भ था जिसमें मातृत्व सुख की आशा की जा सकती थी। तरह तरह के चिकित्सीय परीक्षण, कई एक्स किरणों और विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ खाने के बाद भी हार्मोन टेस्ट करवाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान जाना पड़ा था। वहाँ पर गोनाडोट्रोपिन ट्रीटमेंट के बाद ही उसे ये मातृत्व सुख मिला था। अपनी तरफ से तो सारी आशाएं छोड़ चुकी थी। वो पूरी तरह से हताश हो गई थी। 10-15 हजार का खर्चा भी हो गया था, परंतु उसको कोई फायदा नहीं हुआ था। जैसे अकालग्रस्त भूमि में कोई भी बीज अंकुरित नहीं होता है। इसलिए गोनाडोट्रोपिन ट्रीटमेंट में मिली सफलता ने न केवल पारमिता व पार्थ बल्कि उनके सभी परिवार, मित्र, यहाँ तक कि चिकित्सा करने वाले डॉक्टरों की भी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। लंबे अरसे के अलावा परिश्रम व अर्थव्यय व लंबे समय के बाद मिली सफलता सभी के लिए मूल्यवान थी। शायद यही वजह थी सभी अत्यंत सावधानी पूर्वक काम कर रहे थे। डॉक्टर ने 1.5 मास पूर्व ही उसको नर्सिंग होम में भर्ती करने की सलाह दे दी थी। पारमिता के पापा न केवल नर्सिंग होम का 1.5 महीना का खर्चा उठाने के लिए तैयार थे, बल्कि खुद के लंबे चौड़े कारोबार को बंद कर बेटी के साथ रहने के लिए सहमत हो गए थे। पार्थ भी 1.5 महीने की छुट्टी लेकर वहां आने के लिए बेचैन हो उठा था। जब पारमिता का कटक में रहना तय हो गया था, तब पारमिता व पार्थ साथ ले जाने वाले सामान को लेकर कल्पना सागर में डूब गए थे। बाल्टी, मग, साबुन, तेल, टिफिन कैरियर, फ्लास्क, दरी, तकिया और क्या क्या। कटक में 1.5 महीने रहने के दौरान वे क्या क्या करेंगे, कितनी आर्ट फिल्में देखेंगे, कितने दोस्तों से मुलाकात करेंगे, रिक्शे में बैठकर किन किन दार्शनीय स्थानों का भ्रमण करेंगे। परंतु 25 तारीख की सुबह जब पारमिता कटक शहर पहुंची, कार से उतरकर सीधे नर्सिंग होम में गई तो फिर बाहर नहीं निकल पाई। कटक शहर रहने से उसे मिला था केवल 10 फुट गुना 12 फुट आकार का एक कमरा। ऑपरेशन थिएटर में जलती हुई लाल लाइट, एक लंबा बरामदा और खिड़की में झांकने से दिखता था 2 मंजिले मकान के बरामदे में टहलता हुआ एक अल्सेशियन कुत्ता, जो चौपाए पशु की भांति चलते हुए एक बूढ़ी। बस इतना ही। खाली बैठी बैठी पारमिता 20-25 चिट्ठियां लिख चुकी थी उन सभी जान पहचान वालों को जो कॉलेज चौक से लेकर लगातार चांदनी चौक तक रहते थे। ना तो किसी ने कुछ उत्तर दिया था और ना ही उसे कोई देखने आया था। ऐसा लग रहा था मानो सारे जान पहचान वाले लोग कटक शहर छोड़कर कहीं और चले गए हैं, या फिर कल तक जो लोग चिट्ठी देते थे आज वे सब भूल गए हैं कि पारमिता नामक जान पहचान वाला जीव कोई उनके जीवन में आया भी था। इस तरह से पारमिता नर्सिंग होम के एक केबिन में कैद होकर रह गई थी। जब वो खिड़की से देखती तो दिखता था एक टीवी कवर और विस्तृत मैदान के साथ साथ कटक शहर के कुछ खंडहर। ना तो उसे किसी प्रकार का कोई सेलाइन चढ़ा था, ना कोई पट्टी बंधी थी, ना ही उसे समय समय पर दवाई खानी थी और ना ही किसी प्रकार का इंजेक्शन लेने का कोई झमेला था। पारमिता को ऐसा लग रहा था मानो वो किसी रोगी की भूमिका में यहाँ अभिनय करने आई है। अस्पताल में सफेद चादरें, सफेद तकिया, मैकिन्टोश, रग्जीन पारमिता को हर समय याद दिला देते थे कि वो बीमार है, और इस बात को वो हर बार भूलने की चेष्टा करती थी। इसलिए जानबूझकर अस्पताल की सफेद चादर पर अपनी छापा वाली चादर बिछा देती थी। मगर नर्सिंग होम के अंदर के परिवेश को किस चीज से ढकती
ऑपरेशन के बाद सेलाइन लगी हुई औरतों को क्या वो बाहर फेंक सकती थी? क्या वो ऑपरेशन थिएटर से बह रही ईथर की गंध को हटा सकती थी? क्या वो परिचारकों के चेहरे पर झलकती चिंताओं को मिटा सकती थी? या क्या वो ब्लड बैंक से मैचिंग ग्रुप का ब्लड नहीं मिलने से हताश हुए लोगों की चिंता दूर कर सकती थी? पारमिता उसी वातावरण में एक मूक दर्शक की भांति थी, परंतु ना किसी ईथर की गंध, ना ही किसी प्रकार की कोई सलाइन, ना किसी ब्लड बैंक से ब्लड की व्यवस्था करना, ना नर्स लोगों का आना जाना, और ना ही ड्रेसिंग गाउन पहनने की ललक। इन सब चीजों से वो अलग थी। 1 महीने की छुट्टी लेकर जिस दिन पार्थ पहुंचा था, पारमिता बहुत खुश हुई थी उसे देखकर। उसे लग रहा था जैसे पार्थ उसका पति चिरपरिचित पुरुष ना होकर उसका प्रेमी हो। मन हो रहा था पार्थ से गले लगाकर खूब रोए। कहाँ चले गए थे इतने दिन? मैं यहाँ अकेली थी। तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? जानते हो, ये वो कटक शहर नहीं है, ना ही वो कॉलेज चौक स्टेशन का व्हीलर। कितना मायावी शहर है ये। देखो, अपनों से कितनी दूरी बनाकर चल रहा है ये शहर। पार्थ को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोलने के लिए आतुर हो। देखो, कितनी बाधाओं को पार कर आया हूँ मैं। तुम्हारे बिना कैसे रह पाता मैं शांति से वहाँ? पार्थ के इतने जल्दी आ जाने पर पापा खुश नहीं थे। पहले से हुई बातों के अनुसार जब पार्थ आता तो पापा घर जाते, पर अब पापा घर जाने के लिए राजी नहीं हुए थे। इसलिए पहले से तय की हुई तारीख से 1 सप्ताह पूर्व पार्थ को आया देख पापा कहने लगे थे, इतनी जल्दी क्यों आ गए हो बेटा? तुम तो अगले सप्ताह आने वाले थे ना? हमें कितने दिन यहाँ रुकना पड़ेगा? क्या होगा क्या नहीं होगा? अभी से तो कहाँ नहीं जा सकता। अभी से आकर यहाँ बैठ जाओगे तो जरूरत के समय तुम्हें छुट्टी मिलने से परेशानी होगी। जब आ ही गए हो तो ठीक है, पारमिता को देखकर वापस चले जाओ। वहां जाकर अपनी छुट्टी कैंसिल करवा देना और फिर जरूरत के समय छुट्टी लेकर आ जाना। लेकिन पार्थ कहाँ चुप रहने वाला था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वापस घर चला जाए। वो बोलने लगा, आप क्या सोचते हैं, जब मेरी इच्छा होगी तब मुझे छुट्टी मिल जाएगी? 1 महीने की छुट्टी मंजूर करवाना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि बेहतर होगा कि आप चले जाएं। आपको अपने व्यापार में बिना मतलब का काफी नुकसान भी पहुंच रहा होगा। अगर माँ जी भी चली जाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरूरत पड़ने पर मैं आपको खबर कर दूंगा। आप जानते ही हैं, यहाँ पर हम दोनों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। वैसे भी दिन के समय बुआ के घर से खाना आ ही जाता है, और रात के लिए मैं किसी अच्छे होटल में इंतजाम कर लूंगा। डिलीवरी होने में अभी काफी दिन बाकी है। अगर अचानक जरूरत पड़ भी गई तो मैं आपको ट्रंक कॉल कर दूंगा। तुम क्या सोच रहे हो, मुझे अपनी बेटी से प्यार नहीं है? तुम्हारे कह देने से मैं घर चला जाऊंगा? 1 सेकंड भी मैं वहां शांति से नहीं रह पाऊंगा। कहते कहते पता नहीं क्यों पापा की आवाज बदल गई थी। पारमिता के पास कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इस बात को लेकर खूब बहस तर्क हुए थे पापा और पार्थ के बीच में। अंत में कोई भी नहीं गया, ना पापा, ना पार्थ, ना माँ। इतनी बहस करते समय लोगों ने क्या ये बात नहीं सोची थी कि इतनी छोटी सी जगह में 4 लोग कैसे रह पाएंगे? खाने पीने में क्या पहले जैसी संतुष्टि मिल पाएगी? ना रात को नींद और ना दिन को चैन। इन लोगों के पास पर्याप्त समय होते हुए भी करने के लिए हाथ में कुछ काम नहीं होगा। कब वो समय आएगा जब वे सलाइन लगे हुए हाथ को पकड़ने के लिए बेताब होंगे? कब वे बोतल का ढक्कन खोलकर धीरे धीरे मुंह में दवाई डालेंगे? कब वे पारमिता के हाथ पैर धीरे धीरे दबाएंगे? हालांकि पारमिता पहले से ही जानती थी कि पार्थ को गहरी नींद आती है, परंतु इतना आलसी और निंद्रालु होगा इस बात का उसे पता नहीं था। 10 मिनट बाहर घूमकर आने से या कुर्सी पर 1 आध घंटा बैठ जाने से वो इस हद तक थक जाता था कि जमीन पर दरी बिछाकर कभी भी सो जाता था। समय असमय का कुछ भी ख्याल नहीं रहता था। निंद्रालु पार्थ को देखने से कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो एक बीमार आदमी का परिचारक बनकर आया है। कभी कभी तो पारमिता के मन में बेकार की विरकित के भाव जाग जाते थे। पारमिता कहती थी, हर समय आलसियों की तरह सोए रहते हो, क्या काम है बोलो? मुझे क्या फालतू बैठने में मजा आता है? मेरा क्या मन नहीं होता कटक शहर में रहने वाले अपने दोस्तों को जाकर मिलूं? पर तुम जानती हो, एक बार बाहर जाने से 10 रुपए का खर्च आता है। पैदल जाना होता नहीं। तुम्हें अगर मेरा चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता है तो मैं नीचे चला जाता हूँ। जरूरत पड़ने पर मुझे बुला लेना। पारमिता को केवल पार्थ पर ही नहीं बल्कि अपनी माँ पर भी गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्यों पत्थर हृदय की औरत लग रही थी वो। आभासी दर्द हो या असली दर्द, दर्द तो दर्द ही होता है। पारमिता के बदन में जोरों से दर्द हो रहा था।
मानो प्राण निकल जाएंगे, परंतु माँ बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाती थी। हर बार क्या पारमिता अपने मुंह से बोलती, आ माँ, मेरे हाथ पैर थोड़े से दबा दे, दर्द हो रहा है। पारमिता को कष्ट होता देख सहानुभूतिवश पार्थ थोड़ा बहुत सहला देता था। उसको सहलाते हुए देखकर भी माँ तो ऐसे निर्विकार बैठी रहती थी जैसे ये काम उसका ही है। लोग देखने से क्या कहेंगे? माँ नहीं रहती तो एक अलग बात होती। असल में पारमिता नहीं चाहती थी उसके लिए 3 आदमी व्यर्थ में अपना समय गंवाएं और व्यर्थ में अपने पैसों की बर्बादी करें। प्रतिदिन 60 से 70 रुपए का खर्च आता था। उसके अलावा स्वीपर, नर्स आदि को चाय पानी का अलग से खर्चा देना पड़ता था। पारमिता सोच रही थी कि काश वो छुप कर घर भाग जाती और ये लोग ऐसे ही मूक दर्शक बनकर बैठे रहते। जयंती ने पारमिता को आवाज दी, पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। बड़ी ही चिंतित दिख रही थी वो। पूछने लगी, आपके पास 50 रुपए हैं क्या? देख रही हूँ, कोई जरूरी काम है? पारमिता बोली। माँ गुस्से से बस स्टैंड चली गई है, ये कहकर कि ब्रह्मापुर जाएगी। जयंती ने पारमिता से 50 रुपए लेकर अपने पति को दिए। तुम साइकिल लेकर जल्दी उनके पीछे जाओ, वो बहुत गुस्से में गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरी बस में बैठकर कहीं चली जाएं। जयंती के पति तेजी से निकल गए थे। पारमिता ने आगे पूछा, सुबह तो सब ठीक ठाक था, पर अचानक अभी ऐसा क्या हो गया? होगा क्या? जयंती बोली। माँ हमारे लिए हर रोज बाहर से उबली हुई स्वादहीन सब्जी लाती थी। उस सब्जी को खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अपने पति से बाहर किसी होटल से आलू चाप व दूसरी सब्जी लाने के लिए कहा। आज माँ ने उनको खाने का ये सामान लाते हुए देख लिया तो माँ को गुस्सा आ गया। कहने लगी, तुम लोग मुझसे छिपा छिपा कर अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो और मुझे पूछते तक नहीं। मैं यहाँ खाना बनाकर धूप में इधर से उधर हो रही हूँ और तुम लोगों को बाहर होटल का खाना स्वादिष्ट लग रहा है, तो फिर मेरी यहाँ क्या जरूरत है? ये कहकर जयंती रोने लगी। रोते रोते कह रही थी, माँ की इच्छा, अगर वो जाना चाहती हैं तो जाएं। टोकरी से सेब निकालकर पारमिता काटने के लिए चाकू खोज रही थी। तभी देखा जयंती की माँ हड़बड़ा कर रूम के अंदर घुस रही थी। अरे मौसी तो आ गई, आप गई नहीं? जयंती ने पूछा। कैसे जाती, बस 1 घंटे बाद जाएगी। सृजन प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक सूत्रों की तरह अविकता में पूछो। प्रसव पीड़ा से छटपटाती उस प्रसूरता को पूछो। दूरबीन से झांक रहे खगोल शास्त्र के उन वैज्ञानिकों को पूछो। एपिस्टीमोलॉजी, ब्रीच, कंट्रैक्शन सर्विसेज, प्लेसेंटा को लेकर व्यस्त डॉक्टरों से उस कविता का पता। इतना होने के बावजूद गर्भ मुक्त प्रसूरता की आंखों के किसी कोने में आंसू और होठों पर थिरकती संतृप्ति भरी हंसी। कविता पैदा होती है रात के आकाश में। कविता उपजती है पहले सृजन। नवजात शिशु के हंसने और रोने में कविता क्या होती है? पूछो रासायन प्रयोगशाला में काम कर रहे अनभिज्ञ नवागत छात्रों को। पूछो गर्भस्थ शिशु का पेट में पहले प्रहार से भयभीत और उल्लासित माँ को। पूछो प्लेनेटोरियम में टिकट बेचते लड़कों से उस कविता का पता। प्रज्ञा चेतना से बाहर निकलकर देखो, सृजन प्रक्रिया पूर्णतः यांत्रिक मगर सृष्टि कविता में। पारमिता अब तक एक यंत्र बन चुकी थी। जो कुछ भी बोला जाता वो उसके लिए राजी हो जाती, चाहे सिजेरियन करे या नॉर्मल। वो मुक्ति चाहती थी। घर के अन्य 3 सदस्य भी अपना धीरज खो चुके थे। पापा जो कभी भी सिजेरियन के पक्ष में नहीं थे, अब कह रहे थे सिजेरियन करना चाहते हैं तो कर लेने दो। इसकी बड़ी बहन के भी तो 2-2 बच्चे सिजेरियन से ही पैदा हुए हैं। इसको देर से बच्चा हो रहा है, इसलिए सिजेरियन होने की ज्यादा आशंका है। पारमिता डॉक्टरों को पूछ पूछ कर परेशान कर देती थी। वो पुराना घिसा पिटा जवाब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट, रक्तचाप सामान्य, कितना सुनती। डॉक्टरों को भी इस बात का असहाय हो गया था कि ये मरीज बहुत ही संवेदनशील प्रकृति की है। कोई डॉक्टर गर्भ ठहरने से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक बच्चों के विकास क्रम व जीवन प्रणाली के बारे में समझाते थे, तो कोई डॉक्टर माँ की मानसिक अवस्था का गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बारे में बताते थे। उनकी ये सब बातें सुनकर पारमिता क्या संतुष्ट हो जाती। उस दिन डॉक्टर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब पारमिता उनसे बोली, मैं सिजेरियन करना चाहती हूँ।
आप जिस दिन चाहें ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके लिए मैं तैयार हूँ। कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आपका मन अचानक कैसे बदल गया? लग रहा है बहुत बोर हो गई हो। जब आप इतने दिनों तक प्रतीक्षा कर चुकी हो तो और कुछ दिन सही। नहीं, और बिल्कुल नहीं। देखिए मैडम, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रोफेसर साहब जब निर्णय लेंगे तभी किया जाएगा। ये आपका कैसा नियम है? पापा ने पूछा। सिजेरियन करने के कितने दिन पहले आप निर्णय लेते हैं? देखिए, ये निर्णय लेना बड़े डॉक्टरों के हाथ में है। शायद 2-3 दिन पहले ये तय किया जाता है। फिर ऑपरेशन करने की पूर्व संध्या को हम एक तालिका बना देते हैं। आगे अक्षय तृतीया है, उस दिन करने से अच्छा होगा, पापा ने कहा था। प्रोफेसर साहब को बोलकर देखिए। यह कहकर डॉक्टर हंसते हुए चले गए थे। कुछ दिन बाद नर्सिंग होम के कार्यालय से पार्थ को कोई बुलाने आया था तथा पारमिता के लिए ब्लड का इंतजाम करने की बात कहकर चला गया था। पार्थ का वो सारा दिन ब्लड के इंतजाम की दौड़ धूप में पार हो गया। कटक मेडिकल कॉलेज से निराश होकर दूसरे दिन सुबह पार्थ लौट आया था। पारमिता के ब्लड ग्रुप का ब्लड उपलब्ध नहीं था। पार्थ का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव तथा पापा का AB पॉजिटिव था। पार्थ अपने 2-4 दोस्तों से भी मिला था ताकि पारमिता के ब्लड ग्रुप के ब्लड का इंतजाम किया जा सके। पापा ने कहा था, तुम थोड़ी कोशिश करो, नहीं तो मैं घर जाकर किसी लड़के को लेकर आता हूँ। लेकिन शाम को पारमिता के ग्रुप का ब्लड मिल गया था। न्यूरोसर्जरी के किसी एक डॉक्टर ने दिया था। पार्थ खुद अपना O नेगेटिव खून देकर बदले में A पॉजिटिव खून लाया था। खून का जुगाड़ करने के लिए कह रहे हैं, मतलब जरूर ही सिजेरियन करेंगे, पापा ने कहा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑफिस वाले कह रहे थे पहले से ही खून मंगाकर रख लेते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। पार्थ रोज शाम को तालिका देखकर आता था, मगर पारमिता का नाम नजर नहीं आता था, ना ही सिजेरियन की तालिका में, ना ही सामान्य प्रसव की तालिका में। पारमिता मुक्ति चाहती थी। कब मिलेगी उसे मुक्ति? जितने भी सगे संबंधी, यार दोस्त थे, प्रतीक्षा करती हुई पारमिता को देखकर जा चुके थे। पारमिता के उदरस्थ शिशु मुक्ति के लिए क्या ऐसे ही छटपटाता होगा? उसकी तरह ऐसे ही व्याकुल होता होगा? पारमिता सोच रही थी, शायद वो रास्ता ही भूल गया है। शायद वो निर्विकार निर्विकल्प तपस्वी बनकर बैठ गया है। माँ बच्चे की प्रतीक्षा करते करते थक गई थी। आखिरकार हार कर वो अपने घर चली गई थी। बच्चे की प्रतीक्षा में पापा ने ढेरों जासूसी उपन्यास पढ़ लिए थे और उसी प्रतीक्षा में पार्थ के चेहरे पर दाढ़ी बाबाओं की तरह बढ़ गई थी। शर्ट मैली हो गई थी, नाखून बढ़ गए थे, नाखूनों में मैल जमा हो गया था, मगर उसे देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एकदम निर्विकार एवं निर्विकल्प। डॉक्टर बारंबार नापते थे गर्भास्थ शिशु के हृदय की धड़कन, 140 प्रति मिनट तथा रक्तचाप सामान्य। पापा रोटी लेने होटल गए हुए थे। पारमिता बैठकर जयंती के साथ बात कर रही थी। पार्थ अंधेरे में सिगरेट फूंक रहा था। तभी नर्स आकर बोली, कल आपका ऑपरेशन है। मुझे कह रही हो? चौंक गई थी पारमिता। हाँ, आज रात को सिर्फ ब्रेड और दूध लेना, दरवाजा खोलकर रखना, दूध दिया जाएगा। पार्थ तालिका देखने गया था, लेकिन आया हाथ में दवाई की एक पर्ची लेकर। पारमिता से पूछने लगा, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? मुझे 500 और चाहिए। जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो दवाई की दुकान बंद हो जाएगी। पता नहीं क्यों ये खबर सुनने के बाद वो इतनी कांप रही थी कि रुपए भी ढंग से गिन नहीं पाई। नोटों का एक बंडल पार्थ को पकड़ा दिया। पारमिता जयंती के साथ और कुछ बात नहीं कर पाई थी। 2 स्लाइस से ज्यादा डबल रोटी भी नहीं खा पाई थी। ढंग से सो भी नहीं पाई थी। बिस्तर से बाथरूम, बाथरूम से बिस्तर, ऐसे ही पूरी रात जागते जागते बिता दी। सुबह उसके गुप्तांग की शेविंग की गई तथा पहनने के लिए सफेद गाउन दिया गया। फिर लाल लाइट जलते हुए डरावने कमरे के अंदर ले जाया गया। पार्थ और पापा बाहर खड़े थे। पारमिता को ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ कुहासा छा गया हो और कुहासे के अंदर बहुत सारे लोग उसे घेर कर खड़े हैं। कुहासे के भीतर से किसी की आवाज सुनाई दी, तुम्हारे बेटा हुआ है बेटी। धीरे धीरे कुहासे से पारमिता बाहर निकली तथा हाथ बढ़ाकर कुछ ढूंढने लगी। जब आंखें खोली तो देखा जयंती और उसके बेड के बीच में एक झूला आ गया है। कोई कह रहा था, तुम्हारे बेटा हुआ है। कितने ताज्जुब की बात है। देखो, कल तक एक अलग दुनिया में जी रही थी पारमिता, आज उसकी दुनिया दूसरी हो गई है। इस दुनिया की रीति नीति,
मूल्यबोध, सार्थकता उस दुनिया से बिल्कुल भिन्न है। कल तक अपने जिस स्तनों को अपना गोपनीय अंग मानकर छुपाकर रखती थी, आज उन्हीं स्तनों को सभी के सामने खोलकर स्तनपान करा रही थी वो। कौन लूट कर ले गया पारमिता की सारी शर्मलाज को? इस मातृत्व जगत की ये अद्भुत अनुभूति है। अब अश्लीलता इस जगत में शीलता में बदल गई है। यहाँ सब स्वार्थपरता प्रेम के अनुरूप हो जाती है। इन 8 दिनों में पारमिता को दुनिया में एक अलग उपलब्धि मिली। उसे लग रहा था कि वो प्राप्ति कितनी तुच्छ है। इस सामान्य सी प्राप्ति के लिए इतना बड़ा संघर्ष। अंततः 4 सालों से आशा आशंकाओं के बीच हर मासिक धर्म के 24 घंटों के अंदर अंदर कटक जाना पड़ता था। एंडोमेडोरियम बायोप्सी की निगेटिव रिपोर्ट वाले हार्मोन परीक्षा से जूझ रही थी पारमिता, सिर्फ इतनी तुच्छ प्राप्ति के लिए। माँ बनने के बाद उसे लग रहा था मानो माँ बनना कोई बड़ी चीज नहीं है। इसी प्राप्ति की आशा में मनुष्य अपना जीवन जीता है, जैसे हेमा बेहरा, जैसे वो बूढ़ा बूढ़ी, जैसे जयंती। जिस स्नेह, प्रेम, ममता की प्राप्ति के लिए तड़प रहे थे वे लोग, कितना मूल्यहीन था वो। इस परिदृश्य में घुटनों के ऊपर मुंह रखकर उदास बैठी जयंती कविता बन गई थी। आह रे! पारमिता को जयंती के लिए दुख लग रहा था। वो लड़की आज सुबह से कितनी उदास लग रही थी। पार्थ, मम्मी पापा घर लौटने की तैयारी में थे। पारमिता का सारा सामान बांध दिया गया था। माँ ने सुराही जयंती को दे दी। बड़े दुखी मन से जयंती ने सुराही को अपनी अलमारी में रखा। उसे लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ एक पृथ्वी विलीन होती जा रही हो, साथ ही साथ धूमिल होती जा रही थी। प्रभात की चहल पहल। गाड़ी प्रतीक्षा में नीचे खड़ी थी। सब सामान नीचे भेज दिया गया था। पारमिता आखिरी बार अपनी आधी जगह व बाथरूम को देखकर आ गई थी कि कहीं कोई सामान छूटा तो नहीं है। मम्मी के हाथ से बेटे को लेकर गोद में जकड़ लिया था जयंती ने। उसको चुंबन करते हुए रोने लगी। जा रहे हो? इस समय पारमिता को ऐसा लग रहा था कि अगर कोई देवदूत प्रकट होकर उसे कोई मनचाहा वरदान दे दे तो वो सिर्फ एक ही वर मांगेगी, और वो वर होगा जयंती के माँ बनने का। एक बार माँ बनकर वो भी उन कवितामय क्षणों का अनुभव करे जो वास्तव में कितने अर्थहीन हैं। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।